हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग विद मुस्कान। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द अमेजिंग जर्नी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछले पार्ट में हमने देखा फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग और समझा उसके ड्रीम्स ऑफ यूनाइटेड यूरोप को। अब बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म को कैसे जन्म दिया और नेशन का आइडिया कैसे डेवलप हुआ यूरोप में, या फिर हम ये समझें कि नेशन स्टेट का आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हमें नेशन स्टेट का मतलब पता होना चाहिए। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है जिसमें लोग कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन ट्रेडिशन मीन्स सब कुछ सिमिलर शेयर करते हैं। इनका एक रिकग्नाइज्ड बॉर्डर एरिया होता है जिसमें वो सिमिलर पीपल रहते हैं, और यही नेशन स्टेट्स के ड्रीम पूरा यूरोप ले रहा था। तो यहाँ पर आपकी बुक में एक फिलोसोफर का नाम दिया हुआ है, फ्रेंच फिलोसोफर एरस्ट रेनन। तो एरस्ट रेनन के अकॉर्डिंग नेशन का क्या मतलब था, दैट वाज क्लियरली सो मच डिफरेंट फ्रॉम द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट को इवन उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने एक लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन इन 1882। उसमें उन्होंने नेशन का मतलब बताया था। उन्होंने कहा अ नेशन इज नॉट समथिंग वी इनहेरिट बाय बर्थ। ऐसा नेशन नहीं है। नेशन का मतलब ये नहीं कि जो हमें बाय बर्थ मिल जाता है। इट इज समथिंग वी बिल्ड टुगेदर एवरी डे विद लव, मेमोरी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। नेशन वो होता है जो हम मिलके बिल्ड करते हैं, हर रोज बिल्ड करते हैं, विद लव एंड मैच्योरिटी, विद मेमोरी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उसे नेशन कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक टर्म भी दी है, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, अ डायरेक्ट वोट बाय विच पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट अ प्रपोजल। मतलब अगर हम जनता को कोई भी प्रपोजल देते हैं कि आप ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, तो उनको एक डायरेक्ट वोटिंग का राइट हम देते हैं। जैसे कि अगर हम उनको कहीं कोई लॉ आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है, या आपके सामने ये प्रपोजल है इस लॉ का, तो जो उनको डायरेक्ट वोटिंग करने का राइट दिया जाएगा उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट, जिसमें सिटीजन्स को डायरेक्टली वोट करने का राइट दिया गया है किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट और फेवर में। राइट, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू एरस्ट रेनन। सो अब ये सारे आइडियाज, नेशन, नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, ये सारे आइडियाज डेवलप कहाँ हो रहे थे, हमारा क्वेश्चन अभी भी यही है। तो ये आइडियाज डेवलप हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 18th सेंचुरी के एंड तक फ्रांस में मोनार्की थी, एज यू नो। किंग लुइस 16 रूल्ड विद एब्सोल्यूट पावर। लुइस 16 एब्सोल्यूट पावर के साथ रूल कर रहा था, विद नो वॉइस फॉर कॉमन पीपल। फ्रांस वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। फ्रांस को 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट में रिच एंड पावरफुल लोग रहते थे, एंड थर्ड एस्टेट्स में फार्मर्स, वर्कर्स, टैक्स पेयर्स, जिन्होंने ये पूरी रेवोल्यूशन लाई थी। सो ये रेवोल्यूशन सिर्फ राज बदलने का ही नहीं था, ये था देश का मतलब क्या होता है ये समझाने का ये पहला कदम था। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। फ्रांस में, पेरिस में हुई थी ये स्टार्ट, और 1789 में लोगों ने बोला नो टैक्स विदाउट वॉइस। मतलब फ्रांस में उनसे हाई टैक्सेस लिए जा रहे थे, उनको पे करने पड़ रहे थे, और लोग उनसे बहुत परेशान थे। थर्ड एस्टेट के लोग ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। तो ये जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड कैसे हुआ, किंग गया, मोनार्की खत्म हो गई, और आए नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको हम याद कर सकते हैं एक निमोनिक के साथ, लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स लेट एवरीवन फ्लरिश। जैसे कि इनके स्लोगन्स भी कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो वैसे ही इसका मतलब भी सेम ही है कि हम सबको फ्लरिश करने का मौका दें, सबको आज़ादी दें, सबको इक्वालिटी दें, और भाईचारे से एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। तो रेवोल्यूशनरीज ने कहा अब फ्रांस किसी किंग की जागीर नहीं है, फ्रांस होगा लोगों का देश, नॉट मोनार्क्स कंट्री, इट्स पीपल्स कंट्री। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो हम डिस्कस करेंगे।
बनाई गई नई कॉन्स्टिट्यूशन, अब मोनार्की कंप्लीटली बैन हो चुकी थी, फ्रांस अब कंप्लीटली रिपब्लिक हो चुका था, सिटीजनशिप के न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, मींस अभी सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, इलेक्शंस हेल्ड करवाए गए थे जिसमें इलेक्शंस के थ्रू एस्टेट जनरल के सभी मेंबर्स को चूज किया जाता था। बाद में इसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया था। नए नए नेशनल सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि एक नेशनलिज्म की फीलिंग को बूस्ट किया जा सके, जैसे कि न्यू नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज ट्राई कलर, और नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस की गई थी। नेशनल लैंग्वेज, न्यू कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच को बना दिया गया था। नेशनलिज्म के सीड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, पीपल के एफर्ट से भी ग्रो हुए थे, जैसे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ला पैट्रिए, मीन्स द फादरलैंड, फीलिंग ऑफ फादरलैंड, जैसे हम इंडिया को बोलते हैं द मदरलैंड, जस्ट लाइक दैट द फीलिंग ऑफ फादरलैंड। ला सिटियन मीन्स द सिटीजन्स, ये नए सिविक टर्म्स थे। स्कूल्स में न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था, एक यूनिफॉर्मिटी लाई गई थी पूरे फ्रांस में, मीन्स यूनिफॉर्म लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, पूरे फ्रांस के सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, जैसे कि जो इंटरनल कस्टम और कस्टम ड्यूटीज थे, मीन्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते थे, जो ड्यूज लगते थे, वो सब खत्म कर दिए गए थे। उनके वेट एंड मेजर करने के जो तरीके थे वो भी सबके अलग अलग थे, वो भी अब यूनिफॉर्म कर दिए गए थे, राइट। तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी जस्ट टू बूस्ट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। फ्रांस ने खुद को एक यूनाइटेड नेशन बनाना स्टार्ट किया। रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि ये नेशनलिस्ट स्पिरिट सिर्फ फ्रांस में नहीं रहे, पूरे यूरोप में फैल जाए, जिसमें हेल्प की जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने और नेपोलियन में। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, और मेरी अगली वीडियो का वेट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।